हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ओओपी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करें। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शंस इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकता है, लिख सकता है बहुत सारी लैंग्वेजेस में टू परफॉर्म देयर कंप्यूटेशन टास्क। ठीक है, सच एज मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, वो किसी भी जो है लैंग्वेज में लिख सकता है। मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है डायरेक्टली बाय ए सीपीयू। ठीक है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे हमारा सीपीयू, हमारा कंप्यूटर जो है समझता है, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती हैं सीपीयू के द्वारा। असेंबली लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो एक लो लेवल लैंग्वेज होती है फॉर ए कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेज कन्वर्टेड इन मशीन लैंग्वेज बाय एन असेंबलर। अब कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो वो ऑब्वियस है असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसको मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, किसके द्वारा, असेंबलर के द्वारा। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। Okay, high level language is any programming language that enables development of a program in much simpler programming context and generally independent of the computer hardware architecture. हाई लेवल लैंग्वेजेस दी गई हैं जैसे अड्डा, अल्गोल, बेसिक, कोबॉल, C++, जावा, फोर्ट्रैन, पास्कल, प्रोलोग, ये सारी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ओके, सच लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्लोज मानी जाती है ह्यूमन लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल माना जाता है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि पॉप लैंग्वेज, और सेकंड होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, प्रॉब्लम इज व्यूड एज ए सीक्वेंस ऑफ थिंग्स टू बी डन सच एज रीडिंग, कैलकुलेटिंग एंड प्रिंटेड। यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच यानी कि एक नाम से सजेस्ट हो रहा है प्रोसीजर, सब कुछ जो होता है एक प्रोसीजर वे में होता है, प्रोसीजर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, जैसे रीड, फिर कैलकुलेट, दैन प्रिंटिंग। तो ये एक एग्जाम्पल इसमें लेके दिखाया गया है। ओके, POP बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। POP बेसिकली क्या है कि हम इंस्ट्रक्शंस जो भी होती हैं उनको लिखते हैं, कंप्यूटर उन्हें फॉलो करता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है उन ग्रुप्स को, मतलब ऑर्गेनाइज करता है उन इंस्ट्रक्शन को ग्रुप्स में जिन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। तो मेन प्रोग्राम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं प्रोग्राम में उन्हें ये फंक्शन में डिवाइड करता है POP। ठीक, तो POP जो है फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन। जब भी हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, एक सीक्वेंस में जो है वो फॉलो करता है, तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है, POP में जो है हम जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। और OOP की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम में जो है किस में डिवाइड किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे हम इन्हें फंक्शन में डिवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं वो कैसा डाटा शेयर करते हैं, ग्लोबल डाटा जो है शेयर करते हैं। डाटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, मतलब डाटा जो है फंक्शन टू फंक्शन जो है इजीली मूव कर सकता है। फंक्शन ट्रांसफॉर्म डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी दी गई हैं। आगे डिफरेंस जब हम दोनों में पढ़ेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। आगे देखिए, OOP है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड ए वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम बाय क्रिएटिंग पार्टीशन मेमोरी एरिया फॉर बोथ डाटा एंड फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सच मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। तो मेरे जो भी चीज़ें थी हमारी ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा कि किसी भी प्रोग्राम में जो हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम POP में फंक्शंस में डिवाइड कर रहे थे। ओके, तो ऑब्जेक्ट में देखिए हमारे डाटा और फंक्शन दोनों आते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसमें डिवाइड किया जाता है। ओके, देखिए फीचर्स क्या हैं, एम्फेसिस ऑन डूइंग रेदर देन प्रोसीजर। प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं what are known as object. Data structure are designed such that they characterize the object. Function that operate the data of an object are tied together in the data structure. Data is hidden and can't access by an external function. जैसे हम C में जो है किसी और फंक्शन को जो है एक्सेस कर पाते हैं, तो इसमें जो है डाटा हिडन होता है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते एक्सटर्नल फंक्शन के द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस।
न्यू डाटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली एडेड एंड फुल ऑफ बॉटम अप्रोच इन प्रोग्रामिंग डिज़ाइन। तो इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो आते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे OOP सपोर्ट करता है। तो इसकी क्लासेस हम पढ़ें, इसके कंसेप्ट हम पढ़ें तो एक बार OOP और POP में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि पोप में जो हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और OOP में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। सेकंड जो है कि पोप जो है प्रोग्राम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ये क्या फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। और OOP फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच को। ठीक है। पोप में जो है डाटा हिडिंग नहीं होता है, इसमें डाटा हिडन होता है। डाटा इज हिडन एंड कांट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। ओके। जब डाटा हिडिंग का मतलब क्या, देखिए पोप में डाटा हिडिंग का मतलब ना होना क्या है कि इसमें हम जो है डाटा को अच्छी तरीके से नहीं छुपा सकते हैं। ओके। तो सिक्योरिटी की जो है प्रॉब्लम रहती है इसमें। लेकिन OOP में डाटा हिडिंग ना होता है तो इसमें हम आसानी से जो है डाटा को सेव कर सकते हैं, मतलब छुपा सकते हैं, या उसे मतलब एक सिक्योरिटी लेवल अगर मैं बात करूँ तो OOP में बेटर होता है। ओके। POP में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते, लेकिन OOP में होती हैं एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, कि कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है। तो वो एक्सेस स्पेसिफायर OOP में होते हैं। C++ जैसे एक OOP लैंग्वेज है तो C++ में ये यूज़ की जाती है, पब्लिक क्लास, प्राइवेट क्लास। ठीक है। तो वो होता है। ओके। अगर हमें POP में कोई नया डाटा या फंक्शन डालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम को रिवाइज करना पड़ता है। और OOP में हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बिना रिवाइज किए डाटा और फंक्शन को इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है। एक और चीज़ याद रखिए, POP में जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन OOP में हम जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों में डिफरेंस होता है। POP की अगर आप एग्जांपल लेंगे तो कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में C आती है, VB विजुअल बेसिक, फोर्ट्रेन हो गई, पास्कल। ठीक है। ये सारी क्या है, POP हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ OOP में तो जावा है, C++ है, .NET है, ये सारी क्या हैं, OOP लैंग्वेजेस हैं। ठीक। चलिए अब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें आया है वो आया है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, OOP की बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, बैंक हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। दे मे रिप्रेजेंट ए पर्सन, ए प्लेस, ए बैंक अकाउंट, ए टेबल ऑफ डाटा और एनी आइटम दैट द प्रोग्राम मस्ट हैंडल। ठीक है। Fundamental idea behind object-oriented approach is to combine both data and function into a single unit and these units are called object. Okay. तो देखिए ऑब्जेक्ट में क्या किया जाता है, जो भी हमारा डाटा और फंक्शन होता है उसको एक दूसरे के साथ बाइंड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। ओके। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अप्रोच होती है जहाँ पे डाटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट में बदलते हैं और उस यूनिट को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। एक टर्म दी गई है, देखिए द टर्म ऑब्जेक्ट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। कॉम्बिनेशन होता है डाटा और प्रोग्राम का जो कि रिप्रेजेंट करता है सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर एन एग्जांपल नेम्ड अमित। अमित है कोई जो कि 25 साल का है, उसकी सैलरी दी गई है। तो अमित यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमित रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, अमित। और जो डाटा पार्ट हो जाएगा कि उसकी एज कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, उसका नेम क्या है, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी डाटा पार्ट में। और ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा यहाँ पे, अमित हो जाएगा। ओके। तो ये होती हैं ऑब्जेक्ट जो कि डाटा पार्ट को रखती हैं। ठीक है। देखिए द प्रोग्राम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम पार्ट हमने लिया ऑब्जेक्ट का वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी हो सकता है। रिट्रीव ऑफ डाटा, चेंज एज, चेंज ऑफ सैलरी, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया एक ऑब्जेक्ट लिया स्टूडेंट। अब इसमें डाटा क्या हो सकता है, उस स्टूडेंट का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और फंक्शन क्या है, सॉरी मार्क्स क्या है, और फंक्शन क्या हो सकते हैं, टोटल, एवरेज और डिस्प्ले। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डाटा और फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी में हम बना देते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। देन क्लास आता है। आगे क्लास है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर डाटा पार्ट एंड सम प्रोग्राम पार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लास। ठीक है। तो क्लास क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है क्लास। तो फॉर एग्जांपल अगर आप माने कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, तो उसकी क्लास क्या हो जाएगी, उसकी क्लास में उसका क्या आएगा, उसका बिहेवियर आएगा, उसकी बॉडी के पार्ट्स आएंगे और उनकी संख्या को जो है डिफाइन किया जाता है। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या बन जाती है, क्लास बन जाती है। इन C++ क्लास इज ए न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन्स मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द वेरिएबल्स। देन आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में जो है जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है सिर्फ उसी को दिखाया जाता है। ठीक है। जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है उसको क्या कर लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ वही फीचर जो हम दिखाना चाहते हैं, जो उसकी बैकग्राउंड डिटेल है उसको वो छुपा लेता है। ओके। क्लासेस यूज द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस जो है वो यूज करती है कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आर डिफाइंड एज साइज, विड्थ एंड कॉस्ट एंड फंक्शन टू ऑपरेट ऑन दैट एट्रीब्यूट। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि जब हम उसके इंटरनल चीज़ों को के बारे में न जानकर सिर्फ उसकी बाहरी चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जब डाटा और क्लास को कंबाइन करके एक ही क्लास के अंदर रखा जाता है तो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, डाटा और फंक्शन को, सॉरी। तो द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज एनकैप्सुलेशन। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछते हैं, द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। ओके। सिंगल यूनिट यानी कि इसे क्लास में रखा जाता है तो इसे हम डाटा एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। डाटा को जो है एक्सेसिबल नहीं है कि मतलब आउटसाइड वर्ल्ड जो है डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली दोज फंक्शंस विच आर रैप्ड इन द क्लास कैन एक्सेस। मतलब वही फंक्शंस जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि वहाँ पर हैं उस प्रोग्राम में, कोई बाहरी जो है उसे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। दीज फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डाटा एंड द प्रोग्राम। देन आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस देखिए क्या होता है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, किसी एक क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आगे जो है थोड़ा डिटेल में और आएंगे तब देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। इनहेरिटेंस में जो मेन क्लास होते हैं, मेन क्लास के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो सब क्लास को इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट में जो मेन क्लास होती है वो क्या होती है, बेस क्लास होती है, और जो सब क्लास होती है उसे हम डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इनहेरिट में बस यही याद रखिए कि एक क्लास की जो प्रॉपर्टी एक क्लास जो होती है, वन क्लास जो होती है वो एक्वायर करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनदर क्लास। ठीक। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मीन्स एक ही फॉर्म में जो होते हैं बहुत सारी फॉर्म होती हैं। Polymorphism means the ability to take more than one form. An operation may exhibit different instances. Behavior depends upon the type of data used in the operation. तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओओपी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है जहाँ पे हम एक से अधिक जो है फॉर्म बनाकर उसे जो है कितनी बार भी जो है यूज़ करने की जो है फैसिलिटी देता है। यानी कि कोई एक दो फॉर्म बना देते हैं और उसे बार बार जो है हम यूज़ कर पाते हैं। ओके। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये फंक्शन और ऑपरेटर दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो होती है ओवरलोडिंग में भी ऑपरेटर लोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, तो फंक्शन और ऑपरेटर दोनों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है। उसके अलावा एक डायनामिक बाइंडिंग है। ओके। इसमें हम जो है क्या होता है देखिए, बाइंडिंग रेफर्स टू द लिंकिंग ऑफ ए प्रोसीजर कॉल टू द कोड टू द एग्जीक्यूटेड इन द रिस्पॉन्स टू द call. Dynamic binding means the code associated with a given procedure call is not known until the time of the call at runtime. It is associated with polymorphic reference depend upon the dynamic type of
दैट रेफरेंस। देखिए डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है, ओपी में जो है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो है इस फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डायनामिक बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट कौन करता है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं वो दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, जिसमें बाइंडिंग या लिंकिंग प्रोसीजर के कॉल होने पर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बाइंडिंग या लिंकिंग होने पर ही हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसे ही डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। और ये किससे बनता है, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के फीचर के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक मैसेज पासिंग होता है, तो ओपी में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करके क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होती है मैसेज पासिंग। और ओपी में अगर हम मैसेज पासिंग देखें तो ये फंक्शन कॉल जब हम करते हैं उस वक्त जो है परफॉर्म होता है। तो मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, मैसेज पासिंग इन्वॉल्व द स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द फंक्शन एंड इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड। जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वही यूज़ की जाती है इसमें। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट थे इन्हें, इसमें से 2-3 हैं जो हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या होता है। आगे जो है बेनिफिट्स दिए गए हैं ओओपी के, कि ओओपी के बेनिफिट्स क्या कौन कौन से हैं। तो इसके एडवांटेज में अगर हम बात करें तो देखिए कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके थ्रू, मैसेज पासिंग के थ्रू। ठीक है, पार्टीशन कर सकते हैं वर्क का, जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उसे पार्टीशन कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इजीली मैनेज थ्रू इनहेरिटेंस। वी कैन एलिमिनेट रिडंडेंट कोड। इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंट कोड को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस। ठीक, तो यही जो है सारे वो चीज़ें हैं। डाटा को हाइड कर सकते हैं, डाटा हिडन जो हमने पढ़ा, तो ये सारी इसकी एडवांटेज हो जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ ओओपी, जहाँ पे ओपी यूज़ होता है, जैसे रियल टाइम सिस्टम, सिमुलेशन मॉडलिंग ऑफ ओपी डाटाबेस, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया एंड एक्सपर्ट टेक्स्ट, एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन है ओओपी की जहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेन जो इसमें चीज़ है सिर्फ ये याद रखिए कि ओओपी C++ लैंग्वेज किस फीचर को सपोर्ट करती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, बाइंडिंग है, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है कौन, C++। लेकिन C जो है इनको सपोर्ट नहीं करता है। ओके, बाकी जो इन्हें डिटेल में पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म है या फिर इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, क्लास कौन कौन सी, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये पढ़ी है हमने, पब्लिक क्लास। तो ये मेन चीज़ें हैं इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी था कि ये होती क्या है। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट वही इफ़ एल्स या फिर लूप्स जो आते हैं, जंप स्टेटमेंट हो गई, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, ब्रेक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।